सोचिए, एक 12 साल का लड़का अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है और फिर एक गोली चलती है। बस इसी एक घटना ने एक परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है और अब पूरा समाज सदमे में है, बस जवाब मांग रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत हम इसी एक सवाल से करते हैं। ये सवाल उनैस के पिता ज़मीर खान का है और यही एक सवाल है जो इस पूरे केस के बिल्कुल सेंटर में है। ये दिखाता है कि परिवार को जो कहानी बताई जा रही है उस पर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब हुआ लखनऊ में एक जन्मदिन की पार्टी में, जो देखते ही देखते मातम में बदल गई। जो हुआ वो सुनने में जितना सीधा है उतना ही दिल दहला देने वाला है। तारीख थी 2 मार्च। 12 साल का उनैस खान, जो 7वीं क्लास में पढ़ता था, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया और बस कुछ ही घंटों के अंदर उसके परिवार को खबर मिलती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, अब उस शाम हुआ क्या था, इसकी टाइमलाइन देखिए। दोपहर 3:30 बजे उनैस पार्टी के लिए घर से निकलता है। शाम 7:30 बजते बजते उसके पिता को एक अजीब सा व्हाट्सएप कॉल आता है जिसमें किसी हादसे का जिक्र होता है। वो फौरन अस्पताल भागते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही बेटे से मिलने नहीं दिया जाता। और फिर कुछ देर बाद पुलिस उन्हें वो भयानक खबर देती है कि उनैस की मौत गोली लगने से हुई है। तो सवाल यही है, ये एक हादसा था या फिर हत्या? उनैस को गोली आखिर लगी कैसे? इस पर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ तो आरोपी नाबालिग का कहना है कि वो तो बस अपने पिता का रिवॉल्वर देख रहा था और गलती से गोली चल गई, लेकिन दूसरी तरफ उनैस का परिवार है जिसका साफ-साफ कहना है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये जानबूझकर की गई हत्या है और गोली बिल्कुल माथे पर सटाकर मारी गई है। और देखिए, परिवार के इस आरोप का सबसे बड़ा आधार है गोली लगने की जगह। पिता का सवाल बहुत सीधा है कि गलती से चली गोली किसी के माथे के ठीक बीचों बीच कैसे लग सकती है। उनका आरोप है कि ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कि किसी ने उनके बेटे को पकड़ न रखा हो और फिर गोली मारी हो। खैर, पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और अब तक इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब ये आरोपी कौन है, ये जानने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि एफआईआर क्या होती है। देखिए, सीधी सी बात है, जब भी कोई गंभीर अपराध होता है तो पुलिस जो सबसे पहला कानूनी दस्तावेज तैयार करती है उसे एफआईआर कहते हैं और यहीं से पूरी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो इस केस की एफआईआर में 3 नाबालिगों के नाम हैं जो उस पार्टी में थे। इनके अलावा एक आरोपी नाबालिग के माता-पिता और उनके ड्राइवर का नाम भी एफआईआर में शामिल है। और एक और ज़रूरी बात, जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था और ये आरोपी के पिता के नाम पर रजिस्टर था। यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान रखनी होगी। भारत के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी भी नाबालिग आरोपी की पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता। ऐसा करना गैरकानूनी है और इसीलिए उनकी पहचान को गुप्त रखा जा रहा है। तो एक तरफ ये पूरी कानूनी कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ एक पिता है जो बस इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। और यहीं पर आकर परिवार का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल जो आरोपी नाबालिग है वो एक जाने माने बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी का भतीजा है। परिवार को अब ये डर सता रहा है कि कहीं इस राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके न्याय के रास्ते में अड़चन न डाली जाए। और इसी बेबसी और गुस्से में उनैस के पिता ने एक पुलिस अधिकारी से जो कहा वो वाकई में बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने कहा, अगर यही गोली मेरे बच्चे की जगह आपके बच्चे को लगी होती तो अब तक तो बुलडोजर आ गया होता। ये एक लाइन उनके दर्द और सिस्टम से उनकी नाराजगी सब कुछ बयां कर देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ज़मीर खान का ये भी आरोप है कि इस घटना से कुछ समय पहले ही स्कूल की एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आरोपी नाबालिग के पिता ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। इससे लगता है कि शायद दोनों परिवारों में पहले से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? ये पूरा मामला अब भी एक अनसुलझे सवाल पर ही आकर रुक गया है। फिलहाल की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। तो हाँ, कानूनी कार्रवाई चल रही है। कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह है, लेकिन परिवार के लिए जवाबों की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, बस एक ही सवाल है जो बार बार गूंज रहा है। क्या उस कमरे में उस दिन जो हुआ उसका पूरा सच कभी सामने आ पाएगा?